रजनी जी, मैंने सुना है कि कालिदास मिथिला के थे, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि वे उज्जैन के थे। इस संबंध में आप कुछ बता सकती हैं क्या? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं अवश्य बताऊंगी। मैं बता रही हूँ। बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति जाज्वल्यमान नक्षत्र सदृश मिथिला के विभूति डॉक्टर सतीश चंद्र झा द्वारा रचित आलेख रत्नाकर पुस्तक में एक आलेख है, मिथिला के कालिदास। उस लेख में उन्होंने कालिदास लिखित रघुवंश, मेघदूत तथा प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का संदर्भ देते हुए प्रमाणित किया है कि कालिदास मिथिला के थे। मैं रजनी दुर्गेश आप सबको उन्हीं का आलेख पढ़कर सुनाती हूँ, उन्हीं के शब्दों में। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में इतिहासज्ञों में अभी भी मतांतर है। कुछ लोग मानते हैं कि वे बंगाल के थे, कुछ उन्हें कश्मीर का मानते हैं, तो कुछ विद्वान उन्हें उज्जैनी का मानते हैं। किंतु इन प्रचलित मान्यताओं पर पुनः विचार किया जा सकता है। मेरे मत में कालिदास का जन्म स्थान मिथिला है, क्योंकि उनकी रचनाओं के अनुशीलन से मिथिला के प्रति उनका विशेष पक्षपात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कालिदास ने विदेह तथा मिथिला की बहुशः चर्चा की है। जनक के लिए रघुवंश में मैथिल विशेषण का उन्होंने प्रयोग किया है। जनक शब्द के प्रयोग से काम न चलाकर बार बार विदेहाधिपति तथा मैथिल शब्द का प्रयोग उनके क्षेत्रीय प्रेम का सूचक है। प्रायः राम कथा संबंधी अन्य काव्यों में राम के द्वारा परित्याग के अनंतर सीता का आक्रोशपूर्ण वक्तव्य देखने को नहीं मिलता, किंतु कालिदास के रघुवंश में सीता का राम के प्रति सहज आक्रोश एवं क्षोभ स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। एक क्षेत्र में होने के भावनात्मक संबंध के कारण कालिदास को सीता का तिरस्कार सहन नहीं हुआ। सीता विवाह के अवसर पर कालिदास चाहते तो जनकपुर की नारियों का भी वर्णन कर सकते थे, किंतु वहाँ उन्होंने एक बार वैसा वर्णन नहीं किया। सीता के वर्णन में भी मर्यादा का अतिरेक है। अयोध्या पहुँचते ही कालिदास वहाँ की नारियों का श्रृंगारिक वर्णन प्रारंभ कर देते हैं। मिथिला के होने के कारण ही महाकवि ने जनकपुर में नारियों का वर्णन नहीं किया है, जबकि साहित्य की दृष्टि से इसके लिए उन्हें वहाँ पूर्व अवकाश था। हिमालय का कालिदास ने बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में वह देवात्मा है। कुमार संभवम की समग्र कथा, मेघदूत का उत्तरार्ध, विक्रमोर्वशीय का चतुर्थ अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम का सप्तम अंक तथा रघुवंशम के प्रथम अंक, द्वितीय एवं चतुर्थ सर्गों में हिमालय का विस्तृत वर्णन है। मिथिला के जन जीवन में हिमालय एक व्यक्ति विशेष के रूप में पूजित हुआ है। विद्यापति के गीतों एवं मिथिला के लोकगीतों में हिमालय का कन्या के पिता के रूप में, उनकी पत्नी मैना का कन्या की माता के रूप में तथा शंकर का वर के रूप में और पार्वती का कन्या के रूप में चित्रण मिलता है। मिथिला में कुमारियां ही पूजा के उपकरण, फूल आदि को जुटाती हैं। कालिदास की गिरजा भी हिमालय के निर्देशानुसार पूजा के लिए फूल चुनकर पूजा वेदी को अच्छी तरह धोकर तथा कुश इत्यादि लाकर पूजोपकरण का संग्रह करती थी, जिससे हिमालय शंकर की पूजा करते थे, साथ ही वह भी उनकी पूजा करती थी। कालिदास ने हिमालय पुत्री गिरजा का शंकर से परिणय मिथिला की वैवाहिक विधियों, जिनमें स्पष्टतः कुछ लौकिक विधियां भी हैं, के अनुरूप इसीलिए कराया है कि हिमालय का मिथिला से परंपरागत घनिष्ठ संबंध है। विवाह संबंधी लौकिक विधियों का जो वर्णन महाकाव्य में इस प्रसंग में किया गया है, वह अवश्य उनके प्रत्यक्ष अनुभवों का प्रमाण है। मिथिला में विवाह के पूर्व दूब, सरसों आदि से कन्या का श्रृंगार किया जाता है। बाद में उपटन आदि मलकर घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। फिर महुआ तथा दूब की माला को उसके जूरे में लपेटा जाता है। जौ, गोरीचन, आद्र, हरताल आदि से कुमारी के मुख पर तरह तरह के तीर बनाए जाते हैं। उक्त विधि का नाम पसाहन विधि है। कालिदास ने विवाह से पूर्व पार्वती का इसी प्रकार प्रसाधन कर मिथिला की परिपाटी का अनुसरण किया है।
कुमार संभवम में पार्वती धान के लावा से 3 बार वैवाहिक अग्नि से हवन करती हैं और हवन के बाद अपने हाथों से होम धूम को लेकर सूंघती हैं। यह मिथिला की विधि के अनुकूल है। मिथिला में वर वधू को एक आसन पर बैठाकर लोग दुर्वाक्षत से आशीर्वाद देते हैं। शिव पार्वती की परिणय विधि की समाप्ति के बाद लोगों ने उन्हें दुर्वाक्षत से आशीर्वाद दिया है। इस क्रम में कालिदास ने लौकिक मेष नियम कहकर मिथिला की इस लौकिक विधि की स्पष्ट चर्चा की है। लेख लंबा है, अतः समय को ध्यान में रखते हुए कुछ अंकों में मैं पूर्ण आलेख को पढ़ूंगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।